दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि विश्व में ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रहा है और अमेरिका भारत के ऑपरेशन सिंदूर का नकल करते हुए इस लड़ाई में कूद चुका है। आप इस वीडियो पर बने रहिए, तब आपको मालूम चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अमेरिका भारत के ऑपरेशन सिंदूर का नकल किया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका का खतरनाक मिसाइलों में से एक स्टेल्थ B2 बॉम्बर जो मिसाइल है वो बंकर तोड़ मिसाइल है और इस मिसाइल का प्रयोग ऐसे टारगेट में किया जाता है जो जनरली बंकर में या जमीन के बहुत अंदर घुसे हो। और यहाँ अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ठिकाने को तोड़ना था, उस पर हमला करना था। और लगभग सारे जो परमाणु ठिकाने होते हैं वो जमीन के बहुत ही अंदर रहते हैं ताकि बाहरी कोई छोटा मोटा धमाका से उस पर कोई फर्क न पड़े। इसीलिए अमेरिका के द्वारा ये जो बंकर तोड़ मिसाइल है स्टेल्थ B2 बॉम्बर, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया कि वो जमीन को भेद कर अंदर घुसकर टारगेट को हिट कर सके। तो इस तरीके से अमेरिका के इस मिसाइल का टारगेट भी पूरा हुआ, क्योंकि ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने इस्फहान, फोर्डो और नतांग, ये 3 जो परमाणु ठिकाने हैं और इसमें जो इस्फहान है वो ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। और इस्फहान जो है वहां पर ईरान के सबसे प्रमुख परमाणु ठिकाना है और वो जमीन के कई मीटर गहराई में है और वो कंक्रीट से पूरी तरह से लैस है। कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि इसे भी ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका का जो स्टेल्थ B2 बॉम्बर जो मिसाइल है उसे भी ध्वस्त कर दिया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ईरान के इस शहर को कितना नुकसान पहुंचा है और अब अमेरिका और ईरान के बीच में तो अब सीधे लड़ाई हो रहा है। तो इस लड़ाई से भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, भारत के दैनिक जरूरतों पर क्या असर पड़ेगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो पोजीशन बन रहा है वो कितना हद तक आशंका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ईरान के वो 3 परमाणु ठिकाने कौन कौन से थे और उन परमाणु ठिकानों की खासियत क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस्फहान परमाणु ठिकाने की। और कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया हूं कि इस्फहान ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस शहर के पास में ही ये ठिकाना स्थित है और इसमें फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट और यूरेनियम की सुविधा स्थित है और इसी में यूरेनियम से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में संसाधित करवाया जाता है और इसे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है जो कि परमाणु रिएक्शन स्टार्ट होने का पहला कड़ी होता है। और आप लोगों को बता दूं कि ईरान के इस्फहान में जो यूरेनियम को संवर्धित करता है तो उसे संवर्धित करके यहीं पर संचित करके रखता है। तो अमेरिका के द्वारा इस्फहान पर जो हमला किया गया वो हमला ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा क्षतिपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं ईरान का दूसरा परमाणु ठिकाना नतांग के बारे में, जिस पर अमेरिका का मिसाइल स्टेल्थ B2 बॉम्बर के द्वारा हमला किया गया। और ये जो नतांग है वो ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण में कोम शहर है और कोम शहर से सटे पहाड़ी है और उसके बाद में जो मैदान है वही नाभिकीय कार्यक्रम के लिए एक अच्छा परिसर का निर्माण करता है और इसी जगह पर ईरान का प्रमुख नाभिकीय कार्यक्रम पूरा चलता है, जिस पर अमेरिका के द्वारा बम बरसाया गया, जो कि ये जगह जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि नतांग में परमाणु षड्यंत्र सहित कई परमाणु सुविधाएं स्थित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 2002 में ईरान के विपक्ष को निर्वासित कर दिया गया था और वो निर्वासित विपक्ष जब क्षुब्ध हो गया तब उसने खुलासा किया कि नतांग शहर में बहुत बड़ा परमाणु हथियार और बहुत सारे परमाणु हथियार का निर्माण कर रहा था। इसीलिए अमेरिका जो है इस शहर को निशाना बनाया और इस पर हमला किया। अब दोस्तों ईरान का अगला शहर जिस पर अमेरिका ने बमबारी किया है वो शहर है फोर्डो और ये फोर्डो जो शहर है वो ईरान से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है और ये ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना है। और ये ठिकाना ऐसा है कि कई पहाड़ और चट्टानों के नीचे बनाया गया है ताकि पहाड़ों की मजबूती और चट्टानों की सुरक्षा मिले और उसके बाद में अंदर में कंक्रीट और स्टील का भी सुरक्षा है। और ये बात माना जाता है कि इसको इस तरीके से बनाया गया था कि अगर कई साधारण देश अगर एक साथ इस पर बमबारी करेंगे तो भी इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अमेरिका का मिसाइल स्टेल्थ B2 बॉम्बर के द्वारा जब इस पर हमला किया गया तो मिसाइल अंदर तक घुसकर इस अभेद्य किले को भेद दिया।
तो अमेरिका के द्वारा जब इस पर हमला किया गया तो ये मान के चलिए कि ईरान का अब जो परमाणु कार्यक्रम है वो लगभग खत्म हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर ईरान इसका जवाब देगा तो पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा और पूरे विश्व के साथ साथ भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ईरान के क्षेत्राधिकार में हार्मुज स्टेट है, जिसे हिंदी में हार्मुज जल डमरू मध्य भी कहते हैं, और ये विश्व के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहीं से पूरे विश्व का 20% कच्चे तेल का निर्यात किया जाता है और यहाँ लगभग 2.1 करोड़ बैरल तेल का निर्यात होता है। और अगर ईरान इसको बंद कर देता है तो इसका विश्व पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 20% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने ये बात कहा है कि अपना जो हार्मुज स्टेट है उसको बंद करने का जो प्रस्ताव है वो ईरानी संसद उसे पेश कर रही है। और ये बात भी कहा गया कि अगल बगल अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, जैसे कि बहरीन में हार्मुज स्टेट से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका का 5वां नौसेना का जो बेड़ा है उस पर भी हमला करने के बाद ईरान कह रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि अगर ईरान हार्मुज स्टेट को बंद कर देगा तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, भारत के लिए राहत वाली बात यह है कि भारत 35% कच्चे तेल का आयात रशिया से करता है। तो अगर हार्मुज स्टेट को ईरान बंद कर देगा तो शुरुआत में भारत को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तो लॉन्ग टर्म में भारत को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भारत अन्य देशों से साझा करके अपना काम कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस लड़ाई के कारण कहीं विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व युद्ध की आशंका किस आधार पर जताई जा सकती है। सबसे पहली बात, ईरान का जो सपोर्टर देश है वो है चीन और रशिया, जो कि दोनों को दोनों महाशक्ति देश है। और अभी अमेरिका के द्वारा जो हमला किया गया वो भी अमेरिका महाशक्ति देश है। और अभी जिससे लड़ाई चल रहा है इजराइल, वो भी महाशक्ति है। अब यहाँ ये बात हो सकता है कि अगर लड़ाई बढ़ा तेजी से और जब दो महाशक्ति देश एक दूसरे पर हमला कर देगी और ईरान के ऊपर अगर ज्यादा हमला हुआ और चीन और रशिया की तरफ से अगर हमला शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि कुछ महाशक्तियों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुका है। और जब कुछ महाशक्तियों के बीच में लड़ाई शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि विश्व युद्ध का थोड़ा नींव रखा जाना, क्योंकि ऐसे देश जैसे कि भारत हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ये सब ऐसे देश हैं कि अगर ये सब विश्व युद्ध से अलग भी रहना चाहें तो भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो हर देश चाहता है कि बाकी देश उसके तरफ से लड़े, और जो देश उसके तरफ से नहीं लड़ता है, जो एकदम न्यूट्रल रहता है, तो उस देश में जबरदस्ती सैन्य ठिकाने बनाना शुरू कर देता है। तो उसे मना करना पड़ता है, उसे हटाना पड़ता है, नहीं तो उसे बलपूर्वक हटाना पड़ता है। और अगर आप उससे नहीं कुछ बोले तो अगला देश से मैसेज ले लेता है कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस देश पर हमला कर देता है। और ये भी हो जाता है कि दो ग्रुप के अलग अलग देश उस देश की छाती पर बैठकर उसे ही युद्ध का अड्डा बना लेते हैं। इसीलिए जब दो महाशक्तियां लड़ना शुरू करती है तो छोटे बड़े अमीर गरीब सभी देशों को किसी न किसी गुट में शामिल होना पड़ता है, और यही विश्व युद्ध की नींव रखी जाती है। अब कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डाल लेते हैं जो कि विश्व युद्ध नहीं होने की ओर इशारा कर रहा है। सबसे पहली बात कि रूस और यूक्रेन के बीच में इतने दिनों तक लड़ाई चला, और ये बात सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि यूक्रेन अपने दम पर नहीं लड़ रहा था, वो नाटो देश के सहयोग से लड़ रहा था और उस पर अमेरिका का हाथ था। पूरे हथियार और सैनिक अमेरिका भेज रहा था। यहाँ तक कि यूक्रेन ने जो ड्रोन से हमला किया, हालांकि वो जो ड्रोन है वो तस्करी के द्वारा रूस में भेजकर वहां पर हमला किया था, और उस हमले में रूस को लगभग 7,000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी रूस ने यूक्रेन पर वैसा हमला नहीं किया जो विश्व युद्ध के लिए होता है। तो दोस्तों, ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा कि अमेरिका और ईरान का लड़ाई विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट का माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।